अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाफ़ लाइफ और इसमें हम देखेंगे कि जो डिके प्रोसेस था उसका टाइम क्या है। तो एक पर्टिकुलर एटम या न्यूक्लियस के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब डिके करेगा। हो सकता है वो इमीडिएटली डिके कर दे और हो सकता है कि वो यानी कि कई साल तक डिके ना करे। तो एक पर्टिकुलर एटम के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एक अब सैंपल के अंदर कुछ एटम्स मौजूद हैं, तो उस सैंपल के बारे में आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके डिके होने का जो टाइम है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर पहले बताया गया कि हाफ़ लाइफ होती क्या है। तो हाफ़ लाइफ वो टाइम होगा जिसमें एक रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर मौजूद जो टोटल न्यूक्लियस होंगे, टोटल एटम होंगे, वो डिके करके नए एटम में, नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसे हम नाम देंगे हाफ़ लाइफ का। यानी आधे, जो भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल होगा उसके अंदर आधे एटम्स जब आधे एटम जो है ना वो अपनी यानी कि डिके प्रोसेस के बाद नए एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे, यानी पेरेंट से डॉटर में चेंज हो जाएंगे। तो उस टाइम को हम नाम देते हैं हाफ़ लाइफ। तो अब ये हमेशा यही होता है कि जब भी एक सैंपल के अंदर जितने पेरेंट एटम मौजूद होंगे उसके आधे जो है ना हमेशा एक हाफ़ लाइफ के बाद डॉटर में कन्वर्ट होंगे। तो हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच द हाफ ऑफ द एटम्स डिके। अब ये उस सैंपल के अंदर मौजूद की बात कर रहा है, यानी कि वो अल्फ़ा बीटा गैमा जो भी वो इमिट करेंगे उससे जो है ना वो नए एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे। तो रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस से जो है ना वो पेरेंट से डॉटर में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस टोटली रैंडम होता है। तो हम इसके बारे में एक पर्टिकुलर एटम के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। हो सकता है इमीडिएटली जो है ना वो डिके कर ले, और हो सकता है वो काफ़ी सालों तक वो वैसे का वैसे रहे, चेंज ना आए। तो इसलिए जो है ना ये जो लाइफ है एक पर्टिकुलर एटम की रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, उसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन एक सैंपल के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो एक रेडियो एक्टिव सैंपल है पूरा, जो आपने किसी और से जो है ना उसे निकाला है। तो अब सपोज़ यहाँ एक एग्जांपल दी जा रही है। फ़र्ज़ करें एक सैंपल है, उसके पास जो है ना 1,00,000 एटम है। तो 1,00,000 एटम है और उसकी हाफ़ लाइफ जो है ना वो 1 डे है सपोज़। तो अब एक दिन गुजरेगा तो उसके आधे एटम जो है ना, जो पेरेंट एटम है वो डिके करेंगे, ये और आधे बाकी यानी कि पेरेंट ही रहेंगे। तो जो हाफ़ लाइफ गुजरी एक, यानी एक दिन गुजरा, तो 1,00,000 में से 50,000 डिके करके 50,000 अनडिके रहेंगे। 50,000 जो डिके करके वो डॉटर एलिमेंट में चले गए। अब मज़ीद एक हाफ़ लाइफ गुजरेगी तो डेफिनेटली वो जो बाकी 50,000 बच गए हैं पेरेंट एटम, उनका आधा यानी 25,000 एटम जो है ना वो डिके करेंगे और 25,000 बाकी वैसे ही पेरेंट एटम के तौर पे रह जाएंगे। मज़ीद एक हाफ़ लाइफ गुजरेगी तो वो 25,000 का आधा यानी 12,500 वो बाकी रह जाएंगे, और 25,500 जो है वो डिके करेंगे। इस तरह अप टू सॉन जो है ना वो चलता रहेगा जब तक कि कम्प्लीटली पूरा जो सैंपल है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे पेरेंट से डॉटर में ना चले जाएं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट टाइम चाहिए। तो ये इस एग्जांपल से रिजल्ट्स निकले हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना वो कम्प्लीटली डिके नहीं हो सकता इतनी जल्दी। उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि हाफ़ लाइफ जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। अब यहाँ सिंपली एक दिन का ही अगर रखा है तो 1,00,000 एटम से देखें वो कहाँ तक पहुँचा है। तो अब उसको कम्प्लीटली 1,00,000 एटम्स को पेरेंट से डॉटर में जाते हुए काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो है बड़ा सैंपल होता है उसके अंदर तो ट्रिलियंस बिलियंस के हिसाब से जो है ना वो एटम्स होते हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड होगा टोटल यानी डिके करने का वो बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनाइट उसे कंसिडर किया जाता है। तो फिर दूसरा ये कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स डिके करते हैं वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो दो बातों पे डिपेंडेंट है, दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। एक तो नंबर ऑफ़ पेरेंट एटम्स की तादाद के ऊपर, और दूसरा जो टाइम जो उसका इन बिगिनिंग पीरियड है जो उनका। तो इस तरह से इन दो चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। अब देखें इस इक्वेशन यानी इस चीज़ को इक्वेशंस की टर्म में लिखते हैं कि डेल्टा एन जो होगे वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी नंबर ऑफ़ डिकेइंग एटम जो होंगे डेल्टा एन से डिनोट किया गया है। एन ओरिजिनली प्रेजेंट होंगे तो डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, मतलब जितने पेरेंट एटम ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डिके भी होगा। मीन जैसे अभी जो एग्जांपल आपने देखी 1,00,000 एटम थे, तो पहली हाफ़ लाइफ में 50,000 डिके हुए,
और जब 50,000 आएगा तो फिर 25,000 डिके हुए। मतलब अगर पेरेंट एटम ज़्यादा थे तो डिके भी ज़्यादा हुए। और अगर फ़र्ज़ करें स्टार्ट में ही 1 लाख के बजाय 2 लाख आप कंसिडर करते तो फिर पहली हाफ लाइफ में 1 लाख डिके करते। तो डेफिनेटली अब क्या है कि नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स की अगर तादाद ज़्यादा होगी तो डिकेइंग की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब ये देखें डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, माइनस का मतलब इनकी तादाद कम हो रही है, तो डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू टी, और जिस टाइम पीरियड के को वो फॉलो करते हैं। तो कंबाइनिंग इन डेल्टा टी डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी, और फिर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेल्टा एन इज इक्वल माइनस कांस्टेंट एन डेल्टा डी, कांस्टेंट यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको डिके कांस्टेंट कहते हैं। और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि जो एन की तादाद है वो कम हो रही है। अब डिके कांस्टेंट को अगर डिफाइन करें तो ये जो नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ये देखें यहाँ डिफाइन किया है डेल्टा एन ओवर एन ओवर डेल्टा टी, तो ये रेशो बना रही। क्वेश्चन नंबर 1 shows that if the decay constant of any element is large then the particular interval more of its atom will decay, and if the decay constant lambda is small then in that time very interval less number of atoms will decay। यानी अगर लैम्डा जो है ना वो लार्ज होगा डेफिनेटली उस छोटे से टाइम के अंदर भी जो है ना वो ज़्यादा एटम डिके कर जाएंगे। अगर लैम्डा स्मॉल होगा फिर कम करेंगे। और फिर इसको यूँ इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो ऐसे यूनिट इसका पर सेकंड है। अब ये जो डिके कर्व हम बनाएंगे यहाँ से, देखो ओरिजिनली देखें वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो सैंपल के अंदर मौजूद है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, उसका टाइम पीरियड जो हाफ लाइफ है उसको उससे डिनोट किया गया T1/2 से। और देखें स्टार्ट में बिल्कुल ज़ीरो, जब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ज़ीरो है, तो N0 एटम्स हैं टोटल। फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद देखें T1/2 पे आके देखें N0 कितना हो गया 1/2 N0। उसके बाद फर्दर एक हाफ लाइफ गुजरी तो 1/4 N0, तीसरी हाफ लाइफ गुजरी तो 1/8 N0, इस तरह अप टू सोन चलते जाएंगे। अब ये जो कर्व आई है ये हमें बताती है कि हर हाफ लाइफ में जो पेरेंट एटम टोटली मौजूद होंगे उनका आधा डिके होता चला जाएगा। और इससे हम ये एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, आफ्टर 1 हाफ लाइफ रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो N/N0/2 रह जाएंगे। इसको आप सिंपली 1/2 इंटू N0 लिख दें। और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 N0, तो 1/2 की पावर 2 N0। फिर थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/2 इंटू 1/2 की पावर 2 इंटू N0, फिर 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। इस अप टू सोन चलते जाएंगे। nth हाफ लाइफ के बाद जो होगा 1/2 की पावर n आ जाएगी, N0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इधर चल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स जो यानी कि आपके रह जाएंगे वो आप निकाल सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है उससे ये आप क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि एस्टिमेट जो है ना हाफ लाइफ का वो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। जैसे वो कहता है कि कुछ का ईयर्स के अंदर है, जैसे यूरेनियम 238 का 4.5 इंटू 10⁹ ईयर है, और जबकि रेडियम 226 का 1620 ईयर। तो ये देखें ये 100 ईयर्स के अंदर है। और जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका हाफ लाइफ जो है ना वो बिल्कुल कम है, जैसे कि 3.8 डेज़ है रेडॉन का, और इसके अलावा यूरेनियम 239 का जो है वो 23.5 मिनट्स है। तो इसलिए देखें छोटी बुक में इसका आइसोटोप ये गिनवाया भी नहीं जाता। तो अब बाकी जो छोटे मतलब ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम हाफ लाइफ जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उसका डिके कांस्टेंट जो है ना वो जानते हों। तो रिलेशनशिप है एक डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान, ये देखें लैम्डा इंटू T1/2 इज इक्वल टू 0.693। ये जो रिलेशन है ये अगली क्लास में जाकर इसकी डेरिवेशन होती है। ये मीन लाइफ जो होता है उसकी टॉपिक के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। मीन लाइफ मतलब जितने भी सैंपल के अंदर एटम्स हैं उन सब का एवरेज लाइफ जो होता है उसे मीन लाइफ बोलते हैं। तो अब यहाँ इसकी डेरिवेशन तो नहीं, आप डायरेक्ट इसको बस याद रखेंगे। तो T1/2 और लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखें अगर आपको डिके कांस्टेंट पता है तो आप हाफ लाइफ पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यही शो करते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू आपको पता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए तो आप उसकी हाफ लाइफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्टली ये लिखा है कि जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम वो नेचुरली रेडियोएक्टिव नहीं होते तो हम उसको रेडियोएक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करेंगे स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर, तो इस बम्बार्डमेंट की वजह से उनके न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाएंगे और वो अनस्टेबल बन जाएंगे। तो अनस्टेबल होंगे तो डेफिनेटली वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। तो ये अब रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। अब ये जो रेडियोएक्टिविटी वो नेचुरल तो नहीं है, ये तो हमने खुद उसके न्यूक्लियस को एक्साइट किया है एक्सटर्नली हाई एनर्जी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से, तो ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहलाती है। तो ये हाफ लाइफ का पूरा टॉपिक है। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है और बाकी बीच में डेफिनेशन भी याद रखनी है।
शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ये जो 3 तरह की रेडिएशन है इनका मैटर के साथ इंटरेक्शन देखेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है ना वो पता करेंगे, साथ साथ मेंशन करेंगे, कंपेयर करेंगे उनको। अल्लाह हाफिज़।